हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। मैं अरुण कुमार गुप्ता आज आप लोग को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो चलिए कि जैसा हमने अभी तक जो भी प्रीवियस लेक्चर में देखा है उसका थोड़ा सा समरी कर लें। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसके कंपोनेंट्स के बारे में देख रहे थे। उसकी बेसिकली 3 कंपोनेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया। पहला फिजिकल क्वांटिटी और अबायोटिकल एलिमेंट्स, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत हमने देखा था 3 तरह के, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा, ठीक है। एटमॉस्फेयर के कौन कौन से लेयर हैं, कौन कौन से लेयर के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी क्या थिकनेस है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक हमने एटमॉस्फेयर या फिर बोल सकते हैं कि अबायोटिक एलिमेंट खत्म कर दिए, ठीक है। अब हम लोग उसके आगे यानी कि आप बोल सकते हैं बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें भी कुछ एटमॉस्फेयर के अलावा लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। उसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एंड बायोटिक एलिमेंट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या मतलब? लिथोस्फेयर का मतलब होता है स्थल मंडल। हिंदी अगर बात करो तो ये स्थल मंडल होता है। इसमें क्या है? इसमें बोलता है कि लिथोस्फेयर इज द सॉलिड रॉक दैट कवर्स द प्लैनेट, ठीक है। किसी भी प्लैनेट का, जैसे कि अभी अर्थ का ले लो, तो अर्थ के ऊपर में जो भी आपका रॉक है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि रॉक से कवर करता है। किसी भी प्लैनेट को रॉक से कवर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थल मंडल, ठीक है। जैसे कि हमारे अर्थ पे भी देख लो, यहाँ पे जितने भी आप बोल सकते हो कि पत्थर वगैरह है जो हमारे पूरे प्लैनेट को क्या हुआ है, घेरे हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। इट इंक्लूड्स क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल, ठीक है। मतलब क्रस्ट का मतलब बोल सकते हो अंदर की पार्ट, जो भी आपका प्लैनेट जिस चीज से बना हुआ है, ठीक है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि क्रस्ट, हमारे जो अर्थ के क्रस्ट में क्या है, मोल्टेन मेटल है, ठीक है। उसके ऊपर में क्या है, आपका मेंटल है, ठीक है। वो क्या करता है, वो कवर करता है, ठीक है। उसकी जो सॉलिड या फिर बोल सकते हैं कि उसकी जो डेंसिटी है वो आपका एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड ज्यादा होती है, ठीक है। बेसिकली आप बोल सकते हैं रॉक की जो आपकी डेंसिटी या फिर बोल सकते हैं उसका स्ट्रांगनेस बहुत ज्यादा होती है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। ऑल माउंटेन्स एंड सी फ्लोर्स आर इंक्लूडेड इन दिस लिथोस्फीयर। जितने भी पहाड़ हैं आपका और जितने भी समुद्र हैं, समुद्र के अंदर का फ्लोर की बात कर रहा है। फ्लोर का मतलब बोल सकते हैं आपकी सतह, ठीक है। तो जितने भी आपका माउंटेन यानी कि पर्वत है और जितने भी आपका सी फ्लोर, ठीक है, जो भी आपका समुद्र है, समुद्र के अंदर का भी मतलब सरफेस, ये सब आपका किसके अंदर आता है? लिथोस्फीयर के अंदर आता है। आर इंक्लूडेड इन लिथोस्फीयर। इट इज डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट विच मूव रिलेटिवली टू ईच अदर। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो आपका लिथोस्फीयर है ना, ये बटा हुआ है टेक्टोनिक प्लेट में, ठीक है। और ये टेक्टोनिक प्लेट मतलब 2-3 प्लेट है, ठीक है। पूरे अर्थ मतलब बोल सकते हो कि ये इस प्लेनेट में 2-3 प्लेट से बने हुए टेक्टोनिक प्लेट अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसी से आपका बोल सकते हैं कि जितने भी जैसे एशिया महाद्वीप, इस तरीके से बड़े बड़े जितने भी महाद्वीप हैं वो टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर में आप हो सिचुएटेड है, ठीक है। और ये अपना मूवमेंट करती है, ये अपना रिलेटिव मूवमेंट करते रहती है, ठीक है। ये टाइम टू टाइम अपना चेंज करते रहती है टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। ये आपको पूरा डिटेल में आपको अगर इसके बारे में जानना तो इसके लिए आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ज्योग्राफी में ये टेक्टोनिक प्लेट का पूरा डिटेल होती है, ठीक है। अभी हमें फिलहाल क्या करनी है, अभी बस ये पढ़नी है कि लिथोस्फीयर क्या होता है। तो बस इतना चीज अभी तक हम लोग समझे कि लिथोस्फीयर हमारा स्थल मंडल यानी कि जितने भी स्थल किसी भी प्लेनेट के अंदर, ठीक है, या किसी भी प्लेनेट पर जितने भी स्थल, जो भी रॉक्स या फिर बोल सकते हैं माउंटेन्स या फिर सी लेवल, ये सब जितने भी इंक्लूडेड होते हैं वो सब वो क्या बोलते हैं हम लोग?
आपका लिथोस्फीयर। तो यहां तक तो क्लियर हो गई कि लिथोस्फीयर क्या होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब, हाइड्रो का मतलब होता है जल और स्फीयर का मतलब होता है मंडल, ठीक है। तो जल मंडल इसको बोल सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर का मतलब जल मंडल। इसमें क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर की मतलब बोल सकते हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, सी, रिवर, ग्लेशियर एंड ऑल ग्राउंड वाटर, ठीक है। जितने भी वाटर बॉडीज हैं हमारे प्लेनेट पे या जिस भी प्लेनेट पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। वाटर बॉडीज में जैसे कि आप बोल सकते हैं ओशियन, सी, रिवर, ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब वही होता है बर्फ, हिमाद होता है, ठीक है। एंड ऑल ग्राउंड वाटर, जो भी हमारे आप बोल सकते हैं ग्राउंड से नीचे में जो भी पानी है वो भी हमारा किस में आता है, हाइड्रोस्फीयर में। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि जितने तरह के आपका पानी से बना हुआ, ठीक है, बॉडीज है, ठीक है, वाटर बॉडीज बोल सकते हो, वाटर बॉडीज है, वो सब आपका क्या है, हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आता है, जलमंडल के अंतर्गत आता है। सिंस 70% ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय अ वाटर, बट प्रॉब्लम विथ द ग्लोबल वाटर सप्लाई, इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो बात यहां पे ये आती है कि जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ का सरफेस है जो 70% वाटर बॉडी से ढका हुआ है, ठीक है। तो 70% तो ढका हुआ है, बाकी 30% हमारा लैंड है, ठीक है। तो 70% भी वाटर बॉडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है कि ये किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा और कहीं पे ना है, ठीक है। तो इसी का प्रॉब्लम के लिए हमारे ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबली प्रॉब्लम है ये हमारा, मान ले बोल सकते हैं कि कहीं पे सुखाड़ हो जाती है तो कहीं पे बाढ़ हो जाती है। अभी फिलहाल हर एक जगह पे यही चल रहा है कि कहीं कहीं तो इतनी ज्यादा बारिश हो गई है या फिर ज्यादा वाटर बॉडीज है जहाँ पे नदी वगैरह ज्यादा है, तो वहां पे क्या होती है कि नदी में पानी बहुत आ जाती है तो वहां पे बाढ़ वगैरह आ जाते हैं। और कहीं कहीं क्या है कि सुखाड़ भी हो गई है, मतलब कि बारिश नहीं हो रही है क्योंकि वो बारिश पे डिपेंडेंट करते हैं। तो इस तरीके से वाटर बॉडीज हैं तो बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये हमारे लिए ग्लोबली प्रॉब्लम है, ठीक है, ये पूरे संसार की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इसमें से 70% जो वाटर है जो हमारे अर्थ सरफेस को कवर किए हुए, उसमें से भी आपको अगर मान लिया जाए कि फ्रेश वाटर की बात करते हैं, फ्रेश वाटर ऐसा वाटर जिसके हम लोग यूज पीने में करते हैं, सिंचाई में करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर की सिंचाई करने के लिए करते हैं, तो ये ऐसा जो पानी है वो मात्र 2.5% है, ठीक है, यानी कि 2.5% टोटल पानी का 2.5% आपका क्या है, फ्रेश वाटर है। अब 2.5% और 97.5% आपका कौन सा पानी है, समुद्र के पानी, जिसमें नमक होता है, खरा पानी होता है, उसको हम लोग फ्रेश वाटर नहीं कर सकते, उसको पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, उसको सिंचाई पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब 2.5% जो भी पानी है उसका 70% आपका पानी है जो कि आइस के फॉर्म में है, ठीक है। जो भी 2.5% आपका फ्रेश वाटर है उसका 70% आपका क्या है, आइस के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में। देखो यहाँ पे वही चीज लिखा, 70% हमने अप्रोक्सीमेटली बोला था, यहाँ 68.9% ऑफ द फ्रेश वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड स्नो, ठीक है, मतलब 68.9% आपका क्या है, आइस और स्नो के फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद 30.8% ऑफ फ्रेश वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड, ठीक है। इसके बाद 2.5 का 70% या 68.9% बोलो, ये क्या हो गया आपका, आइस और स्नो के फॉर्म में हो गया। रेस्ट आपका जो भी बचा उसका 30.8%, ठीक है, 30.8% आपका क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, मतलब कि धरती के अंदर में है। अब और बाकी रेस्ट 0.3% आपका बच जाता है, वो आपका हमारे वाटर जो है लेक, पॉन्ड, रिवर, ठीक है, इस तरीके से है, जो कि मतलब जितने भी रिवर होते हैं, लेक होते हैं, पॉन्ड होते हैं, उसमें 0.3% ही वाटर अवेलेबल है, जो कि सिंचाई पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, आप लिविंग बींग्स हैं तो उनको भी वाटर की जरूरत हो तो वो यहाँ से
यूज करते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, पंप करके, आप बोल सकते हैं मोटर के द्वारा, आप उसको बोरिंग करके निकालते हैं पानी। तो इस तरीके से हम लोग अपना फुलफिल कर लेते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर हमारा इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखो जैसे जीने के लिए हवा, पानी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता ही है। तो ठीक है, तो जैसे कि एटमॉस्फेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपका हाइड्रोस्फीयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में लिथोस्फीयर पे ही तो अस्तित्व, अगर मान लिया जाए कहीं पे भी रहने का जगह ही नहीं हो तो क्या हवा और पानी से जी लोगे? रहना भी तो जरूरी है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आई होप आप लोग को ये इन्वायरमेंट का ये पूरा कंटेंट समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि आपका बायोलॉजिकल और बायोटिक एलिमेंट। बायोटिक एलिमेंट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर चुके हैं, यानी कि उसमें हमने बात कर रखा है कि बायोटिक एलिमेंट क्या होता है, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स, ठीक है, एकदम सिंपल सा भाषा में, जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे आसपास में दिखते हैं वो सब क्या है? बायोटिक एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका प्लांट आ जाता है, एनिमल आ जाता है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी आपका वर्ड हो गया, जितने एनिमल्स, सब आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं कि क्या बोलता है। बायोटिक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट को हम लोग बोलते हैं फ्लोरा, एंड एनिमल्स फ्यूना, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, फंगी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि बायोटिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो कि कंसिस्ट मतलब रखता है अपने पास प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, फंगी एंड बैक्टीरिया, मतलब जितने भी प्रकार के आपका लिविंग थिंग्स है वो सब उसके अंतर्गत में आता है। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। Each biotic factor need to proper amount of energy and nutrition of function day to day। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितने भी बायोटिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो अपना डे टू डे लाइफ, मतलब कि प्रत्येक दिन अपने जीवन को चलाने के लिए या फिर फंक्शन करने के लिए, जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, हमें जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी की कंजम्पशन करनी पड़ेगी, खाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। उसको खाने के फॉर्म में लेते हैं, हवा के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, उसके अलावा पानी पीते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको अपना बॉडी को फंक्शन करने के लिए प्रत्येक दिन या डे टू डे लाइफ में उनकी बॉडी को रन करने के लिए आप बोल सकते हैं एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशंस, ठीक है, न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है हर एक जितने भी आपका बायोटिक एलिमेंट। तो वो क्या करते हैं? देखो कुछ तो बायोटिक एलिमेंट्स हैं जो कि खाना और न्यूट्रिशंस, ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, जैसे सन से कन्वर्ट कर लेते हैं, और कुछ जो है दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि आप पेड़ पौधे को ले ले, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना सन के प्रेजेंस में, बोल सकते हैं सोलर लाइट, ठीक है, सूरज की जो भी प्रकाश से आती है तो उससे क्या करता है? उससे उस एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है अपने फूड में। ठीक है, और वो अपना जो भी उसके फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो वहां से फुलफिल करता है। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? जितने भी न्यूट्रिशन है वो क्या करता है? वो अर्थ से एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि निकाल कर अपने जड़ के द्वारा लेता है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स है, जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? वो हरे पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट रहते हैं, या फिर कुछ छोटे जानवर पे भी बड़े जानवर डिपेंडेंट रहते हैं। और हम लोग का तो कहना ही नहीं, हम लोग तो कुछ चीज पे भी डिपेंड, मतलब हरे पेड़ पौधे भी मिल जाए तो बहुत अच्छा। उसके अलावा मान लिया जाए आपका जो भी छोटे एनिमल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग एनिमल्स भी प्रेफर करते हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी और अपना भूख को मिटाने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि बायोटिक एलिमेंट्स भी बहुत तरीके का होता है। इसके अलावा इट कंटेन्स ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर, पेस्ट, पैरासाइट्स
ETC, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये क्या क्या रखता है, ग्रीन प्लांट है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो हरे पेड़ पौधे आते हैं आपका। नॉन ग्रीन प्लांट का मतलब जो हरे नहीं हो, ठीक है, बहुत जगह पे देखे होगा कि पीले पत्ते वाले भी पेड़ पौधे तो वो भी आपका क्या इसी के अंतर्गत आता है। डिकम्पोजर मतलब कि आप बोल सकते हैं अभी हम लोग गांव में जैसे किसान लोग के लिए जो होता है अर्थ वॉर्म, ठीक है, जो केचुआ बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, डिकम्पोजर होता है, ठीक है। इसके अलावा पैरासाइट्स, परजीवी, मतलब कि ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने बनाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब चीज किसके अंतर्गत आता है, आपका बायोलॉजिकल, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको बायोलॉजिकल या बायोटिक एलिमेंट्स के बारे में हमने कुछ स्टार्टिंग में भी पढ़ा था और कुछ यहाँ पे भी हमने स्टडी किया। चलिए अब बात करते हैं कैटेगरी ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स कि कौन कौन सी कैटेगरी है बायोटिक एलिमेंट्स की। तो बेसिकली यहाँ पे हमने 3 बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया है। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है डिकम्पोजर। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी बताते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखो, जैसे प्रोड्यूसर कहने का मतलब क्या है, प्रोड्यूसर का मतलब बनाने वाला, ठीक है, यानी कि ये जो खाना बनाता है ये खुद खाना बनाता और अपना तो खाना बनाता ही और साथ में दूसरे के लिए भी खाना बना कर रखता, ठीक है, इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। कंज्यूमर क्या करता है, जो प्रोड्यूसर खाना बनाता उसको कंज्यूम कर जाता, मतलब खा जाता, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वपोषी, इसको बोलते हैं परपोषी, ठीक है। और ये आपका हो गया डिकम्पोजर एक प्रकार का ऐसा बोल सकते हो एलिमेंट्स है हमारे इन्वायरमेंट में जो कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट को बैलेंस बनाता है। अब देखो, जैसे कि मान लिया प्रोड्यूसर या कंज्यूमर दोनों में से कोई मर जाता है, ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे डेड हो गए, ठीक है, मतलब कट गए हैं, सड़ गए हैं, तो अब वो पेड़ पौधे को क्यों, मतलब क्या होगा, तो ये डिकम्पोजर ही है कि उसका ऑर्गेनिक, ठीक है, जो भी उसमें कंटेंट है उसको अलग अलग करेगा और उसको नेचर में बदल देगा, मतलब नेचुरली बदल देगा। जैसे कि उसको आप बोल सकते हैं या तो आपको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, या फिर जैसा भी इन्वायरमेंट का में आपका जो इन्वायरमेंट के सूटेबल जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस चीज में ये कन्वर्ट कर देता है, यानी डीके कर देता है, पूरे चीज को क्षय कर देता है, आपका अस्तित्व को खत्म कर देगा, ठीक है। यानी कि आपका पूरे बॉडी, अगर मान लीजिए कोई इंसान मर गया, उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते तो क्या करता है, कीड़े मकोड़े उसको धीरे धीरे करके पूरे चीज को खाकर खत्म कर देते हैं और उससे जो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं खाने के बाद वो हमारे अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतना चीज समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के बारे में, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि आप लोग अभी देखें बायोलॉजिकल एंड बायोटिक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, उसका भी हमने कैटेगरी यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ठीक है, इसके बारे में भी हमने बात भी किया कि मतलब कि क्या होता है, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम इसे स्टडी करते हैं कि प्रोड्यूसर क्या होता है। आपका प्रोड्यूसर जो होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप, स्वपोषी, दे कन्वर्ट एनर्जी इन फूड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो प्रोड्यूसर है आपका, ठीक है, प्रोड्यूसर का दूसरा नाम क्या है, ऑटोट्रॉप्स, मतलब ये खाना खुद बनाता है, इसीलिए इसका नाम है स्वपोषी, मतलब ये खाना मतलब खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, ये खुद खाना बनाता है। वो खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के कारण, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से जो सन से एनर्जी मिलती है और न्यूट्रिशंस, ठीक है, जो भी अर्थ से लेता है, और साथ में एटमॉस्फेयर से आप बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके प्रेजेंस में ये खाना बनाता है। और ये तो खुद खाना बनाता ही, अपने जो भी इसके फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल होती है, साथ में ये क्या करता है, फूड में कन्वर्ट कर देता है एनर्जी को, जो कि आपका जो भी कंज्यूमर है उसके लिए ये फूड बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका क्या है, ग्रीन प्लांट है, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट है सब यही काम करते हैं। या तो आप बोल सकते हैं हरे पेड़ पौधे में आपका जितने भी पेड़ पौधे हो गए, आम हो गया, अमरूद हो गया, ये सब चीज के जितने भी पेड़ पौधे हैं उन लोग यही काम करते हैं। साथ में आपका जो भी आपका ग्रास वगैरह घास है
वो भी आपका यही काम करता है। ठीक है, सेकंड में आपका कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या काम करते हैं? कंज्यूमर इट ऑल्सो नोन एज हेट्रोट्रॉप्स दे डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर फॉर फूड। ठीक है, यानी कि ऐसा बायोलॉजिकल या फिर बोल सकते हैं ऐसा बायोटिक एलिमेंट्स जो कि खाने के लिए आपका किस पे डिपेंड करता है? प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर फूड खाने के लिए वो किस पे? प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है। ऐसे बायो एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, रैबिट हो गया, काऊ हो गया, गॉट हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से जितने भी बोल सकते हैं कि मतलब जो भी ऐसा एलिमेंट्स जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है अपना खाना के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिकम्पोजर। बहुत इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजर। तो देखिए क्या है, दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर एंड फीड ऑन इट। ठीक है, मतलब ये क्या करता है कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, अलग अलग कर देता है और उसको वो खाने के रूप में भी इनटेक कर लेता है। ठीक है, मतलब कि वो खाने के रूप में उसको ग्रहण कर लेता है और उससे क्या करता है, जब वो उस खाने के बाद खाना जब खा लेता है तो उसके बाद वो कुछ रेस्ट, मतलब आप बोल सकते हैं कि आप सीड वगैरह निकालेगा। जैसे कि गाय गोबर करती है उसी तरीके से जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं तो भी उस कुछ अपना रेसिड्यू या फिर बोलते हैं एग्जिस्ट करेंगे अपना एनवायरमेंट में। तो वो क्या, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है या फिर बोल सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिकम्पोजर क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर देता है और इसमें बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके का जितने भी आपका एलिमेंट्स हैं वो क्या है? डिकम्पोजर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट का, कि सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है। देखो सिंपल सा एक कहावत है, जैसे हम लोग सुनते हैं हमेशा गांव में, जैसा मतलब संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। मतलब क्या है कि जैसा माहौल में तुम रहते हो वैसा ही तुम्हारा सोच होता है और वैसा ही तुम करते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से कि वो जो इन्वायरमेंट होता है, जिस माहौल की बात करते हैं, जो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, उस इन्वायरमेंट को हम लोग बोलते हैं सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। सोशल का मतलब सामाजिक होता है और कल्चरल का मतलब हमारा जो भी कल्चरल है। ठीक है, हम लोग जिस तरीके से रहते हैं, जैसे बिहार का कल्चरल अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, दिल्ली का अलग है। तो इस तरीके से कल्चरल मतलब हर एक पार्टिकुलर लोकेशन पे उसकी जो भी कल्चरल एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करती है। तो इसमें जनरली हम लोग बात करते हैं फीलिंग की, अटैचमेंट की, बिलीफ की, ठीक है, फिर बोल सकते हैं रिलीजन की। तो ये सब जितने भी आपका कल्चरल और रिलेवेंट मतलब कि सोशल रिलेटेड जितने भी आपका कंपोनेंट है वो सब इस इन्वायरमेंट के अंदर आता है। दिस टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द वेरिड एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल कल्चरल इंटरेक्शन along with its outcomes such as belief, attitude, attachment, etc. ठीक है, इस तरीके का जैसे कि मतलब किसी पे विश्वास करना, अपने आसपास में जो भी सोशल मतलब कि सामाजिक आपका मतलब कि बोल सकते हैं कि इंटरेक्शन है एक आदमी को दूसरे आदमी के साथ, तो इस प्रकार के भी तो एक इन्वायरमेंट है। ठीक है, या फिर हमारी जो बोलते हैं कि हमारी मातृभूमि से, जैसे कि बिहार वाले लोग होली को बहुत अपना मतलब पर्व मानते हैं। ठीक है, उनसे कुछ अटैचमेंट होती है कि होली में हम लोग ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, और ये बिहार में ही होता, हर एक जगह पे कैपेबल नहीं है। बिहार का सबसे मोस्ट पर्व छठ को ले लीजिए, छठ भी हमारे एक प्रकार का बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट बना देता है। ठीक है, कितना अच्छा इन्वायरमेंट बनता है जब छठ होती है। ठीक है, गंगा किनारे आप देखिए हर एक जगह पे बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के जो भी आपकी एक्टिविटी होती है वो सभी आपका सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है। तो ठीक है, तो आई होप अभी तक आपने जितना भी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा होगा सब कुछ समझ में अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, तो आप अच्छे से इसका राइट डाउन कीजिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस यूनिट का है वो है इकोसिस्टम। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं इकोसिस्टम क्या होता है।
हाँ, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि एक ऐसा सिस्टम, इन्वायरमेंट का ही एक ऐसा सिस्टम जिसमें जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विथ नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर बोल सकते हो कि लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विथ लिविंग थिंग्स, ठीक है। इस तरीके से कि आप बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या फिर जितने भी आपका बायोटिक है, अबायोटिक है, कंपाउंड है, एक दूसरे के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, और ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं या ऐसे एरिया को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हैं एक ऐसा सेट, ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें आप लिविंग थिंग्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, या फिर बोल सकते हो कि कुछ फिजिकल और कुछ आपका बोल सकते हो कि नॉन फिजिकल वाली चीज है, वो सब अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। हर एक लिविंग थिंग्स को, ठीक है, सरवाइव करने के लिए इस प्लेनेट पे क्या करना है, अपना अपना एक रीजन होता है, ठीक है। हर एक चीज को रहने के लिए एक अपना स्पेस या फिर बोल सकते हैं रीजन होता है, क्षेत्र होता है जहां पे वो सरवाइव करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या बोलता है, ठीक है। इकोसिस्टम हिंदी में उसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। एन इकोसिस्टम इज अ सेट ऑफ लिविंग रिसोर्सेस, हैबिटेट्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ एरिया। इसका मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम एक ऐसा सेट है, ठीक है, एक ऐसा समूह है जिसमें लिविंग रिसोर्सेस, जितने भी लिविंग रिसोर्सेस है, यानी कि जो भी जीवित जीव जंतु है, ठीक है, जिसको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोल रहे थे, लिविंग रिसोर्सेस, हैबिटेट्स, हैबिटेट्स का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं कि मतलब रहन सहन, ठीक है, अनुकूल जिसको बोलते हैं हम लोग, कि जैसे हमारे अनुकूल, जैसे कि हम लोग अभी हैं कि यहाँ पे बिहार में रहने के अनुकूल है, ठीक है, अगर हमें यही चीज अंटार्कटिका में पहुंचा दे, ठीक है, यानी कि जिस रीजन में हम लोग हैं उस रीजन से कहीं दूसरी जगह जहां पे हैबिटेट्स हमारे अनुकूल नहीं है, या पानी के अंदर छोड़ दिया जाए तो हमारे हैबिटेट्स हमारे अनुकूल नहीं है, तो हम लोग वहां पे सर्वाइव नहीं कर। तो अपने जो भी लिविंग रिसोर्सेस, हैबिटेट्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ एरिया, और जहां पे हम लोग रहते हैं, ये सारे चीज को अगर मिला दो तो ये क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं इकोसिस्टम। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, जैसे कि बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, आप बोल सकते हैं मैरियन इकोसिस्टम, जिसमें क्या होता है कि जल के अंदर में बहुत सारे पेड़ पौधे, मछलियां और बहुत सारे जानवर, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे आपका ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो आपका प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, एक सेट है किसका, लिविंग रिसोर्सेस का, उसके अनुकूल रहने का, आवास का, ठीक है, एंड रेसिडेंट्स ऑफ एरिया, मतलब ऐसे क्षेत्र को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं जिसमें कोई लिविंग थिंग्स रहता है और अपना जीवन यापन करता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ईच मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड नॉन लिविंग पार्ट्स of its environment such as water, air, climate and geographical feature। क्या बोल रहा है, इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, आपका जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि उसके साथ में वो तालमेल रखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक की बात करते हैं, मतलब कि लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, जैसे कि इंसान को ही ले लो, ठीक है। इंसान अगर कहीं पे भी रहेगा तो उसको पानी चाहिए, हवा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स से इंटरेक्ट करते हैं और उस पर डिपेंडेंट होते हैं, और कुछ आपका उससे मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं उसको संरक्षण करते हैं। हर एक तरह से हम लोग इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट या ऐसे एरिया को या ऐसे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। व्हेन एन इकोसिस्टम इज हेल्दी इन मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स लिव इन बैलेंस एंड आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देम। मतलब बोल रहा है कि जब कोई एक इकोसिस्टम हेल्दी होगा, ठीक है, हेल्दी का मतलब है कि जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है वो सबका सब प्रेजेंस है, ठीक है, वो अपने अमाउंट में प्रेजेंस है, उसको कोई दूषित नहीं कर रहा है, ठीक है।
अगर वो हेल्दी होगा तो क्या करेगा, जितने भी वहां पे लिविंग थिंग्स हैं या फिर जितने भी आपका लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, हमने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था, ठीक है, वो क्या होगा, बैलेंस होगा। स्टार्टिंग में हमने क्या बताया था कि अभी जो हमारा देश है वो क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री कहने का मतलब हमारा ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब एनर्जी कहां से आती है, एनर्जी हम लोग को जनरली फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से आती है। अब ये फॉसिल फ्यूल को बर्न तो कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, साथ में इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट को बचा कर रखना, ठीक है, इन्वायरमेंट को बचाकर कंजर्व करके रखना और बैलेंस बनाना, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को इस तरीके से भी ना हम उसको यूज करें ताकि उसको भविष्य में यूज करने लायक ना रहे। अब पानी यूज करते हैं, अब उसमें क्या करें, डिटर्जेंट मिला रहे हैं हम लोग, साबुन अपने कपड़े को सफाई करने के लिए अपना तो फायदा देख रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, पूरे पानी को पॉल्यूशन कर रहे हैं। हम लोग अपने मस्ती के लिए डीजे बजा रहे हैं, नॉइज पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, इनबैलेंस हो रहा है। इनबैलेंस, अब देखो ये इनबैलेंस करने का क्या मतलब, थोड़ा सा समझना इसमें। जैसे कि देखो, अगर खूब लाउड में अगर कोई चीज तुम बजाते हो तो हमारे आसपास में जितने पंछी वगैरह है वो चले गए, मतलब कि भाग जाएंगे, या फिर उनको रहने लायक नहीं है तो वो या तो मर जाएंगे या तो फिर ये हैबिटेट छोड़कर या फिर इस एरिया को छोड़कर कहीं और भाग गए जहां पे उनको शांति मिलेगी, ठीक है। अभी क्या होगा कि अगर मान लिया जाए वो भाग गए तो हमारे यहाँ नुकसान क्या है, उनसे बहुत सारे नुकसान है। जैसे कि वो क्या खाते थे, कीड़े मकोड़े को खाते थे, अब कीड़ा मकोड़ा ज्यादा आ गया। अभी देखो हमारे जहां पे भी अभी पूरे इंडिया में ये चीज सबसे ज्यादा होता है कि टिड्डा का अटैक चल रहा है, टिड्डा, ठीक है, ग्रॉस हॉपर जिसको बोलते हैं, उसका अटैक चल रहा है हमारे पूरे, मतलब यहाँ पे परेशान है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान है, ठीक है। और साथ में हमारे देश में भी बहुत सारे, जैसे कि आपका हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, कुछ बिहार का भी पार्ट है जो इससे प्रभावित हो गया। तो ये टिड्डा बढ़ कैसे गया, इतना ज्यादा लाखों करोड़ों की संख्या में कहां से आ गए, बस वही है, कोई पंछी नहीं है, कोई खाने वाला उसको नहीं है, उसको मतलब ये बैलेंस नहीं है। इन्वायरमेंट में हमारा बैलेंस बिगड़ने के कारण ही इसकी जनसंख्या बढ़ गई। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि व्हेन एन इकोसिस्टम इज हेल्दी, अगर कोई एक इकोसिस्टम हेल्दी होगा, हेल्दी कहने का मतलब वही हो कि स्वस्थ हो, ठीक है, इट मीन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स लिव इन बैलेंस एंड बी कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देम, ठीक है। तो ये क्या बैलेंस बनाने में सहयोग देगा और साथ में ये कैपेबल है क्या चीज, रिप्रोड्यूस, मतलब कि फिर से अपना जो भी, मतलब कि अपने तरह का ही लोगों को मध्य, जैसे कि इंसान को पैदा करता है, जानवर को पैदा करता है, पेड़ से ही, पेड़ का ही बीज से पेड़ बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना रिप्रोड्यूसिंग करेगा और अपनी मतलब के अस्तित्व को बचाए रखेगा। नेक्स्ट आपका क्या है, द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। बहुत टर्म आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, तो इकोलॉजी क्या है, एक स्टडी करने का टर्म है। इको का मतलब होता है इकोसिस्टम और लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। यानी कि इकोसिस्टम का अगर बोल सकते हो कि जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शन ऑफ इकोलॉजी, मतलब कि अगर इकोलॉजी स्टडी करना, ठीक है, मतलब इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोलॉजी एक प्रकार का मतलब स्टडी का क्षेत्र है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बेसिक फंक्शन हमारा क्या है, इको सिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम आपका आधार बोल सकते हैं, ठीक है, ये फाउंडेशन है, यहां से ही हम लोग आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आई होप इन्वायरमेंट इकोसिस्टम के अंतर्गत में इतना चीज, बस हम लोग को केवल इसके बारे में इंट्रोडक्शन जाननी है। जैसा कि आपका यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन, तो इकोसिस्टम क्या होता था, इकोसिस्टम एक प्रकार का ह्यूमन, मतलब बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंट्रैक्शन होती है और किसी एक पार्टिकुलर रीजन में होती है, ठीक है। तो ऐसे रीजन को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कि कितने टाइप के इकोसिस्टम है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हम लोग बात करेंगे, पहला नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखो बहुत सारे ऐसे इकोसिस्टम है जो नेचर के द्वारा बनाया गया है और कुछ इकोसिस्टम है जो कि हमारे मैन मेड बनाया गया, ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो हमारे ये मनुष्य के द्वारा जितने भी इकोसिस्टम बनाए गए उसको आपको बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसका एग्जांपल में आप बोल सकते हैं जू हो गया, पार्क हो गया, ठीक है, एक्वेरियम, मतलब क्या बोल सकते हैं वाटर बॉडी, हम लोग वाटर पार्क भी बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर पार्क हो गया, जू हो गया, फिर आप बोल सकते हैं गार्डन हो गया। तो ये सब जितने भी चीज है
ठीक है, वो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाएगा। अब नेचुरल इकोसिस्टम जो कि नेचर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो नेचुरल इकोसिस्टम को हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और एक एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसको दो तरह से हम लोग कैटेगराइज किया है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब होता है आपका स्थलीय, ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय का मतलब जो भी स्थल पे स्थित इकोसिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक और होता है आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम कहने का मतलब एक्वाटिक, छूट गया थोड़ा सा, एक मिनट। एक्वाटिक आपका इकोसिस्टम कहने का मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जो जल के अंदर में जो भी आपका इकोसिस्टम पाया जाता है उसको हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। और इसका हिंदी क्या होता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। और इसका एक्वाटिक इकोसिस्टम का मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। अब देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आपका कौन कौन सा आता है? आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, टुंड्रा इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम होता है। इसी तरीके से एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी दो तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरियन इकोसिस्टम। अब चलो थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में बताते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब स्थलीय, यानी कि जिसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी कि जहां पे जंगल है, ठीक है, केवल जंगल है और उसके अंदर में जानवर रहते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ वाले, ठीक है, बहुत बड़े बड़े जहां पे पेड़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग अफ्रीका का घना जंगल बोलते हैं, ठीक है, इंडिया में भी है। आप बोल सकते हैं कि जो आपका मध्य प्रदेश का बहुत सारा पार्ट है जो आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस तरीके से कि जहां पे केवल पेड़ पौधे होते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, ऐसे इकोसिस्टम को, और वो क्या होता है कि वो आपका एक तो नेचर से कनेक्ट है ही, साथ में वो क्या करता है नॉन लिविंग से, यानी कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, उस सबको मतलब उससे सबसे इंटरेक्ट करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये बारिश जो भी हमारा वर्षा जो होता है, वर्षा भी इसी इकोसिस्टम के कारण होता है। मतलब कि ये जहां पे होता है, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है वहां पे टेम्परेचर मतलब कि चेंज करते हैं, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और साथ में यहाँ पे बारिश भी बहुत करवाता है, रेनफॉल बहुत करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी कि केवल छोटे छोटे पौधे या फिर जहां पे घास होते हैं, बड़े बड़े पौधे नहीं, यहाँ पे आप छोटे छोटे बात, तो इसको घासीय इकोसिस्टम मतलब कि आप बोल सकते हैं घास वाले, ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है जहां पे, या फिर इसको आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। आप एग्जांपल के तौर पे आपका यहां पे है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, एक मिनट, सवाना, ठीक है, आपका ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम मतलब है कि घास वाले जितने भी इकोसिस्टम है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक मोस्ट एग्जांपल होता है सवाना ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है, मतलब एक सवाना जंगल है जहां पे केवल घास ही घास पाया जाता है, तो ऐसे इकोसिस्टम को हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। उसके बाद है आपका टुंड्रा इकोसिस्टम। टुंड्रा का मतलब ही होता है आपका बंजर भूमि, ठीक है, बंजर भूमि जहां पे आपका नहीं पेड़ पौधे है नहीं घास है, ठीक है। तो ऐसे इकोसिस्टम वहां पे भी बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग, ठीक है। ये जनरली आप बोल सकते हैं टुंड्रा जनरली हम लोग बर्फ वाले क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है, बर्फ वाले क्षेत्र को जहां पे आपका पेंगुइन होते हैं, ठीक है, और फिर पोलर बियर होता है, ठीक है। तो ये सब ऐसे जगह पे जहां पे बहुत सारे आपका लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं जो कि इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो ये होगा टुंड्रा इकोसिस्टम। उसके बाद है डिजर्ट इकोसिस्टम, यानी कि रेगिस्तान वाली, ठीक है, यानी कि आप राजस्थान वाली रेगिस्तान थार वाली बात करो, ठीक है, यानी कि डिजर्ट इकोसिस्टम मतलब कि ऐसा सिस्टम जहां पे डिजर्ट हो, ऐसा इकोसिस्टम जिसमें डिजर्ट पाया जाता, मतलब डिजर्ट उपस्थित हो, ठीक है। तो डिजर्ट इकोसिस्टम भी आपका एक प्रकार का, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कटीले प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे पानी की अभाव होती है तो वो पानी को एब्जॉर्ब ज्यादा करके रखे रहते हैं ताकि वो फ्यूजन में अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है
आपको मतलब छोटे पत्ते वाले पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े पत्ते वाले पेड़ पौधे मिलेंगे। और ये इनकी जो पत्ती का जो थिकनेस होती है वो बहुत मोटी मोटी होती है, ताकि वो क्या करते हैं, बीच में पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिजर्ट इकोसिस्टम हो गए। अब देखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी दो तरह के इकोसिस्टम है। ठीक है, इसका एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एक मैरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहने का मतलब है जितने भी रिवर, पॉन्ड, लेक, यानी कि जहां पे फ्रेश वाटर पाया जाता है, ऐसे इकोसिस्टम को हम लोग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि रिवर में, अब देखो रिवर का पूरा, हम देखो एक एक चीज का आपको पिक्चर भी दिखाएंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम किसको है, आपका मैरीन इकोसिस्टम किसको है। मैरीन मतलब कहने का मतलब क्या होता है, समुद्र वाले। ठीक है, समुद्र के अंदर में बहुत सारे जीव जंतु भी होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं, और साथ में कुछ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जो कि आपका मैरीन इकोसिस्टम कहना जाता है। यानी कि बहुत बड़े जहां पे जलाशय होते हैं या खरे पानी का, जहां पे खरे पानी का, जैसे कि आप बोल सकते हो कि जितने भी समुद्र है वो क्या खरे पानी का रिसोर्सेज है, तो खरे पानी के रिसोर्स में, या फिर बोल सकते हो ऐसे जगह पे जहां पे खरा पानी और वहां पे कोई इकोसिस्टम बना हो तो उसको बोलते हैं मैरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आप लोगों को पता ही है, और जितने भी हमारे पास, जितने आसपास में पानी का सोर्सेस है, जैसे कि आप लेक बोल सकते हो, पॉन्ड बोल सकते हो, रिवर बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फिर उसमें क्या मछलियां होती हैं और कुछ केकड़े वगैरह भी होते हैं, तो ये सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे इकोसिस्टम को बोलते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखिए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का हमने एग्जांपल बताया कि जैसे, तो आर्टिफिशियल जो इंसान के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आप देख लो, मान लीजिए जू की बात करते हैं, तो जू में हम लोग पेड़ पौधे भी लगाते हैं, जानवर भी रखते हैं, और साथ में उसके हैबिटेट के अनुसार, ठीक है, उनके अनुकूल हम लोग वहां पे वातावरण बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किए होंगे। ठीक है, तो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आज के लिए हम ये लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के लिए आगे का जो भी सिलेबस है उसका लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।